नमस्कार, ज्ञानस्तु चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा और हम लोग यहाँ पर एक पॉलिटी की सीरीज़ देख रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे। उस पॉलिटी की सीरीज़ में हम लोगों ने संविधान के भाग 5 में जो कार्यपालिका है, हमने उसमें एक टॉपिक ले रहे थे, जिसमें से हम राष्ट्रपति पढ़ते पढ़ते ये सब चीज़ें करते हुए हम लोगों ने मंत्रिपरिषद को तक पढ़ लिया था। मंत्रिपरिषद में हम लोग लास्ट में किचन कैबिनेट को हमने समझ लिया था कि क्या होता है। अब हम उससे थोड़ा आगे 2 पद बचते हैं, थोड़ा सा कार्यपालिका में महत्वपूर्ण, उनको और जान लेते हैं, जिससे अमूमन एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। और ये पद एक ऐसा है कि इससे थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा भी आते हैं, क्योंकि इसको विशेषाधिकार अलग से प्राप्त हैं और एकमात्र पदाधिकारी ऐसे हैं जिनको कई प्रकार से अलग विशेषाधिकार प्राप्त हैं। तो वो हम समझते हैं धीरे धीरे ये क्या है। तो आज के टॉपिक में हम इनको पढ़ लेते हैं। भारत का महान्यायवादी, यानी कि भारत के महान्यायवादी, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ भारत। बाकी इसके बाद में हम लोग भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जैसे हम कैग बोलते हैं, उनको पढ़ेंगे। ठीक, पहले आज हम इसको समझ लेते हैं। और ये जहाँ पे कहीं पे थोड़ा बहुत राउंड मैंने कर रखा है हल्का सा, हालांकि मैं थोड़ी स्पीड की अपना ध्यान रखूँगा। मुझे स्पीड की थोड़ी सी शिकायत मिली है कई लोगों से, तो कोशिश करूँगा कि मैं हल्के बोलूँ। तो अभी थोड़ा आदत लगेगी कुछ दिनों में आते आते। फ़िलहाल आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो राउंड कर रखा है, थोड़ा सा ये मैंने क्लास ली रही थी, तो टेक्निकल ग्लिच एक आ गया था कि फिर से मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो जहाँ पर अगर कहीं देखने में दिक्कत होगी, कहीं पे भी नहीं दिख पा रहा होगा, तो मैं आपको वहाँ पे बोल दूँगा, आप वहाँ पे नोट कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं इसको, क्लास को। और इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि ये भारत का महान्यायवादी पद ये है क्या, वैसे कहाँ कहाँ क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत डिटेल में, बहुत थॉरली हम सबको समझ लेंगे, फिर एक भी क्वेश्चन इसमें से बचेगा नहीं। ठीक है। बाकी मंत्रिपरिषद के हिसाब से मैं क्वेश्चन कुछ तैयार कर रहा हूँ, जैसे कि हर सांसद मंत्री हो सकता है या हर मंत्री सांसद हो सकता है, ऐसे कोई क्वेश्चन जिसमें स्टेटमेंट में एक एक शब्द को हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर कोई स्टेटमेंट में कोई ऐसा शब्द उन्होंने चेंज कर दिया, जैसे मैं आपसे पूछूँ, हमें पता है कि आप हो सकेगा कमेंट सेक्शन में उत्तर दे पाएँ तो दीजिएगा ज़रूर। बाकी मैंने ऑफलाइन बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया था, एक आध गलत भी कहते। जैसे हमें पता है मंत्रिपरिषद जो है, वो हमने देखा कि उस मंत्रिपरिषद में जो मंत्री व्यक्ति चुना जाएगा वो उसको सांसद होना ज़रूरी है। यानी कि सांसद अगर नहीं भी है, गैर सांसद व्यक्ति भी मंत्रिपरिषद में मंत्री बना सकते हैं, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर सांसद बनना पड़ेगा। तो अगर एक स्टेटमेंट ये आता है कि हर सांसद मंत्री होता है, तो ये सही है या गलत, आप इसको बताइएगा। हर सांसद मंत्री होता है, आप में से बहुत लोगों ने इसको गलत बताया हुआ, जो कि ठीक है आंसर। अब मैं स्टेटमेंट थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ, इसका उत्तर आप दीजिएगा। इसको मैं भी नहीं बता रहा हूँ कि हर मंत्री सांसद होता है, हर मंत्री सांसद होता है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। या फिर इसको ऐसा भी हम कह सकते हैं, मतलब गैर सांसद वाली अब बात, 6 महीने वाली बात मत करिए कि 6 महीने हो सकता है कि मंत्री है तो वो सांसद नहीं भी है, लेकिन 6 महीने के बाद तो सांसद बन जाएगा। तो आप ऐसा समझिए कि अगर इसको स्टेटमेंट ऐसा कर दिया जाएगा कि हर मंत्री को सांसद होना अनिवार्य है, तो कैसा हो जाएगा। तो आप इन दोनों का उत्तर बताइएगा। एक क्या है, हर मंत्री सांसद होता है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक। और दूसरा क्या है, हर मंत्री का सांसद होना अनिवार्य नहीं है, इसमें मैंने नहीं लगा दिया। पहला क्या हो गया, हर मंत्री सांसद होता है। दूसरा क्या हो गया, हर मंत्री का सांसद होना अनिवार्य नहीं है। इसका बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, अगर दे पाए उत्तर तो ज़रूर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी हम लोग अब आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत के महान्यायवादी के पद को हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 76 में इनके पद का प्रावधान है कि एक भारत का महान्यायवादी होगा, इतना बस खाली में आर्टिकल 76 हमें ध्यान रखना है और ज़्यादा कुछ ध्यान रखना नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ लेते हैं। इनको क्या बोला जाता है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी। किनको, भारत के महान्यायवादी एक व्यक्ति होते हैं जिनको बोला जाएगा कि ये भारत के महान्यायवादी हैं, यानी कि बहुत लेमैन भाषा में, बहुत सरल भाषा में अगर हम समझें, भारत सरकार के वकील हैं। जैसे कि हमें कोई दिक्कत पड़ जाती है, कभी कोई कहीं केस फंस जाता है, तो हम एक वकील हायर करते हैं, अच्छा से अच्छा वकील हायर करते हैं, तो वो हमारी तरफ से केस लड़ता है, हमारे पक्ष को रखता है न्यायालय के सामने। चूँकि हम इतने एबल नहीं हैं, इतने योग्य नहीं हैं, या हमारे पास वो डिग्री नहीं, हालांकि हम अपना केस खुद लड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अमूमन सब केसेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई व्यक्ति है वो अपनी बात नहीं रख पाएगा न्यायालय के सामने, तो हम मान के चलते हैं एक वकील है जो कानून का ठीक ठाक विशेषज्ञ है, और वो अपनी बातें न्यायालय के सामने रखेगा। और न्यायालय के कुछ नियम कानून है कि हर व्यक्ति वहाँ पे जो भी केस लड़ेगा वकील, उसको वहाँ पे उस न्यायालय में, कोर्ट में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसका, है ना, बार काउंसिल वगैरह ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर मतलब जितना वहाँ तो आप जानते हो, तो वकील को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी वो वहाँ पे केस लड़ सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बिना रजिस्ट्रेशन के वहाँ पे केस नहीं लड़ सकता। तो ये सब नियम कानून उसमें है।
तो हमें अपनी बात रखवाने के लिए एक वकील चाहिए, हमारा जो पक्ष रखे, हमारा भी जो ठीक से पक्ष रखे, बहुत तार्किक तौर पर रख सके, और जो संविधान के जो क्लॉजेज हैं, जो आर्टिकल्स हैं, इनको ठीक से वो पुट आउट करे, उसको ठीक से सरकार के सामने, मतलब जज के सामने रखे। तो यही सरकार का भी, भारत सरकार का भी कोई पक्ष अगर ऐसा कहीं फंसता है, जैसे भारत सरकार बहुत सारे कानून बनाती है, आपको पता है, और भारत सरकार के निर्णय होते हैं, किसी प्रकार से कोई योजना निकालती है, तो विपक्ष उसके विपक्ष है, या फिर आम नागरिक भी कोई पिटीशन डाल सकता है, याचिका दायर कर सकता है। तो उस चीज़ में या फिर केस कहीं फंस जाता है, या फिर कोई चीज़ मांगी जाती है सरकार से खुलासा RTI के थ्रू, या फिर उसमें नहीं हो रहा तो केस पड़ जाता है, यानी कि कहीं पे भारत सरकार के खिलाफ केस हो रहा है। जैसे हमने इतने सारे केस पढ़े ना, वर्सेस में पढ़ते हैं, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का संघ पढ़ते हैं, जैसे केशवानंद भारती केस हुआ तो भारत संघ के खिलाफ हुआ, तो वर्सेस जो भारत संघ आता है कि इनका केस हो रहा है, भारत सरकार के खिलाफ हो रहा है, तो भारत सरकार का पक्ष कौन रखेगा? तो भारत सरकार का पक्ष भारत का वकील रखेगा, भारत सरकार का वकील रखेगा। तो भारत सरकार का वकील को बोलते हैं कि वो महान्यायवादी, यानी भारत का महान्यायवादी है। यानी कि इस टाइम जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, हेड ऑफ द स्टेट जो है, और हेड ऑफ द जो गवर्नर है, सॉरी हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो पूरी सरकार चला रहे हैं, वो सरकार, यानी कि यहाँ पर्सनल मोदी जी के वकील नहीं होंगे, या फिर अमित शाह के वकील नहीं है, लेकिन सरकार के वकील हैं। सरकार को किसी घेरे में रखा जाएगा तो सरकार का पक्ष रखने के लिए कौन पहुँचेंगे? भारत के महान्यायवादी। तो बहुत लेमन भाषा में क्या हो गया, भारत के न्यायवादी कौन है? सर्वोच्च विधि अधिकारी, यानी कि सबसे ऊपर लॉ ऑफिसर, सबसे सर्वोच्च, इनसे नीचे, इनसे ऊपर कोई नहीं है भारत सरकार के पास। इनके नीचे है, हम लोग समझेंगे, ये महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता जिनको बोलते हैं, लेकिन सर्वोच्च विधि अधिकारी यही है, यानी कि भारत सरकार के ये वकील हैं। इनके नीचे सपोर्ट में और वकील हैं बहुत सारे, तो अधिवक्ता, महाधिवक्ता हैं, ये सब उनके सपोर्ट में हैं। उनके नीचे भी हायरार्की बनी हुई है, लेकिन ये टॉप पे हैं। तो भारत के न्यायवादी, इनको बहुत सारे प्रिविलेज मिले हुए, विशेषाधिकार मिले हुए उनको, वो भी हम समझते हैं आगे क्या। तो आर्टिकल 76 ये ध्यान रखना है, इनसे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, ठीक है, इतना समझे। यानी कि ये क्या हुआ, भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं, ये बात ठीक है। और ये विधि अधिकारी, ये सब किस में लिखा हुआ है? तो एक नियमावली है, विधि अधिकारी नियम एवं शर्तें, ब्रैकेट में ये है, और नियमावली 1987, मतलब इतना है, इतना आपको बॉक्स में बनाना है। ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे ऑन है। विधि अधिकारी नियम एवं शर्तें, नियमावली 1987। तो ये तो समझ में आ जाएगा कि विधि अधिकारी की विधि अधिकारी है, नियमावली है, लेकिन नियमावली जो कब की है? 1987। ये ईयर ध्यान रख लीजिएगा, किसी में पूछ लिया जा सकता है, बाकी तो आपको मैच कर ही जाएगा विधि अधिकारी के बारे में। नियमावली कौन से साल में? तो 1987 में, ठीक, इसमें सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इसी में नियमावली में तीन अधिकारी बताए गए, 3 विधि अधिकारी। तो 3 विधि अधिकारी कौन कौन से? एक तो भारत का महान्यायवादी, ठीक, जो हम पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 76 में इनका प्रावधान है। दूसरे जो हैं उनके नीचे आएंगे भारत का महाधिवक्ता, ठीक है, और तीसरे आ जाएंगे भारत के अपर महाधिवक्ता। यानी कि क्या हुआ, ये तो हो गए अटॉर्नी जनरल, ये हो गया सॉलिसिटर, ठीक, और ये एडिशनल सॉलिसिटर, ठीक है। तो आपको क्या बनना है? सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल, यानी कि सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर, अगर इंग्लिश में आपको ध्यान रखना। बाकी तो महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता, ठीक। ये क्या है, इतना और समझ लीजिए। ये इनके सपोर्ट में, महान्यायवादी के सपोर्ट में कौन है? महाधिवक्ता। इनको थोड़ी सलाह, मतलब इनको सपोर्ट में ये लगे हुए हैं, ठीक, यानी कि महाधिवक्ता इनको सपोर्ट ऐसे करते होंगे, और ये अपर महाधिवक्ता के सपोर्ट्स में। ये हायरार्की समझ में आ रही? और इनके बीच का एक डिफरेंस समझ लो, जाकि ये सब महान्यायवादी हम पढ़ेंगे तो हमें बाद में, उसके बाद में इन दोनों को अलग से हेडिंग डाल के नहीं पढ़ना पड़े कि भारत का महाधिवक्ता क्या है और भारत का अपर महाधिवक्ता क्या है। भारत के महान्यायवादी और महाधिवक्ता में एक छोटा सा डिफरेंस इतना यहीं पे समझ लेते हैं कि ये जो महान्यायवादी, ये क्या है? आर्टिकल 76 में इनका प्रावधान तो है, ठीक। ये दो पद है जो महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता, ये मतलब आप क्या बोलोगे? महान्यायवादी संवैधानिक पद है, ठीक है, संविधान में इनकी बात कही गई है, आर्टिकल 76 में इनकी बात कही गई है, ठीक है, सर्वोच्च विधि अधिकारी की बात कही गई। लेकिन ये दोनों संवैधानिक पद नहीं है, यानी कि क्या कहोगे? जहाँ भारत का न्यायवादी एक संवैधानिक पद है, वही भारत का महाधिवक्ता और भारत के अपर महाधिवक्ता एक संवैधानिक पद नहीं है, ठीक है। ये तो ठीक, इनको विधि के द्वारा बनाया है, स्टैट्यूटरी लॉ बोलते हैं, तो इनको विधि के द्वारा इनके पद को बनाया गया है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये संवैधानिक पद नहीं है और ये संवैधानिक पद है। तो संवैधानिक पद है तो कोई अनुच्छेद होगा, तो अनुच्छेद क्या है? यानी कि आर्टिकल क्या है? 76, ठीक। अब इनके बारे में आगे लिखाइए कि आर्टिकल 76 में पद का प्रावधान, इसके आगे लिख लेना, पद का प्रावधान, ठीक, ऐसे कर लिख सकते हो। आर्टिकल 76 में पद का प्रावधान है। 76 के क्लॉज 1, यानी कि आर्टिकल 76 के, इनको लिखने का तरीका सही में क्या है? आर्टिकल पहले लिखेंगे, लेकिन मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया 76 और ब्रैकेट में 1 लिख दिया। इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 76 का क्लॉज 1, ये आप लोग बखूबी समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 76 क्लॉज 1 में क्या है?
नियुक्ति बताई गई, इनकी नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति करी जाएगी। और जो मैंने ऐसे एरो मार्क लिख रखा है इसको आप ब्रैकेट में यहीं पे लिख सकोगे कि इनकी राष्ट्रपति तो नियुक्ति करेंगे और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और ये हम लोग समझ चुके हैं प्रसाद पर्यंत क्या होता है कि राष्ट्रपति की इच्छा तक, यानी कि ड्यूरिंग द प्लेजर या फिर टिल द प्लेजर। ठीक, तो इनकी इच्छा के दौरान, उनकी इच्छा के ऊपर है, किनकी इच्छा के ऊपर है, राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर। और आपको पता है कि राष्ट्रपति का मतलब 74 क्लॉज 1 ध्यान रखना है हमें, डिस्क्लेमर वही ध्यान रखना है जो हमने पिछली वाली क्लास में समझा था कि राष्ट्रपति जो हमें लिखता है व्यावहारिक तौर पे कोई और है, ये तो सिद्धांततः देखिए व्यावहारिक तौर पर मंत्रिपरिषद है, यानी कि मोदी जी उस टाइम मोदी गवर्नमेंट चल रही है, यानी कि वो डिसाइड करेंगे कौन भारत के महान्यायवादी होंगे। आगे समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है 76 क्लॉज 1 नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी इनकी, ठीक है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा तक वो अपना पद धारण करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहें उनको हटा सकते हैं, ये राष्ट्रपति के ऊपर है। हालांकि ये इसमें है कि उनको 3 महीने का, कम से कम 3 महीने की अग्रिम नोटिस देना पड़ेगा, उनको अग्रिम नोटिस देना पड़ेगा कि आपको आपके पद से हटाया जा सकता है, या फिर चेतावनी दी जा रही है कि थोड़ा समझ जाइए, या फिर हम आपसे कह दे रहे हैं कि 3 महीने के बाद आपको हटा दिया जाएगा, आप कुछ अपना और देख लीजिए। हालांकि वो अपना देख रहे होते संघ में, हम पढ़ेंगे, लेकिन ये बात है कि उनको 3 महीने का अग्रिम नोटिस दिया जाएगा। और वो स्वतः हैं, वो तो कभी भी पद छोड़ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने पद का कभी भी छोड़ सकता है। जैसे हमने देखा है कि राष्ट्रपति को हमने पढ़ा, राष्ट्रपति में क्या है, राष्ट्रपति को हटाने की जटिल प्रक्रिया है ना, महाभियोग प्रक्रिया हमने आर्टिकल 61 में समझी, वो एक जटिल प्रक्रिया है, आसान नहीं राष्ट्रपति को हटाना उनके पद से। लेकिन राष्ट्रपति जब मर्जी चाहे तो राष्ट्रपति किसी दिन में त्यागपत्र दे सकते हैं, त्यागपत्र लेंगे वो राष्ट्रपति को थमाया और चल दिए। तो ऐसे तो महान्यायवादी भी कर सकते हैं, तो किसी दिन इनकी इच्छा है तो ये अपने आप से हट सकते हैं। लेकिन क्या है, अगर उनको हटाना है तो 3 महीने का अग्रिम नोटिस देना पड़ेगा आपको, बाकी हटा ही दिया था, अगर हटाने पे आ जाते हैं तो हटी जाते हैं ये लोग। तो योग्यता समझ लेते हैं, योग्यता क्या है, कौन व्यक्ति है जो महान्यायवादी बन सकता है कि भारत सरकार का वकील बनाया कहलाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की जो व्यक्ति योग्यता रखता हो, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो जज की योग्यता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज कब बन जाएंगे, आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए, आप तब सुप्रीम कोर्ट के जज कहलाएंगे। तो ये योग्यता जो व्यक्ति रखता होगा सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता, उस व्यक्ति को महान्यायवादी राष्ट्रपति चुन सकते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो ये कौन रख सकता है, अब हम थोड़ा सा यहीं पे समझ लेते हैं, जब बाकी हम सुप्रीम कोर्ट को आगे पढ़ेंगे ठीक से, न्यायालय को पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से समझेंगे, जज समझेंगे, कॉलेजियम सिस्टम समझेंगे कि जज की नियुक्ति कैसे होती है, कोई सिस्टम बना रखा है या फिर कोई बैठक है, क्या है, कैसे होता है, वो हम समझेंगे, कॉलेजियम सिस्टम की बहस समझेंगे कि क्या है। लेकिन अभी हम यहाँ पे इतना समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता क्या क्या है। तो इतना समझ लीजिए कि कौन सुप्रीम कोर्ट का व्यक्ति जज, ये 3 एरो जो मैंने मार रखे हैं, इन तीनों एरो में एक एक चीज़ आप लिख सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे जो व्यक्ति उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट में, जिस व्यक्ति ने हाई कोर्ट में उसको अनुभव हो 5 साल के जज का, यानी हाई कोर्ट का जज हो वो 5 साल तक, ये अनुभव हो जिस व्यक्ति के पास, यानी कि जिस व्यक्ति के पास हाई कोर्ट के जज का अनुभव हो 5 साल का। ठीक, दूसरे में क्या लिख सकते हो, और ये तीनों में से कोई एक शर्त पूरी हो, जरूरी नहीं कि तीनों ही हो, यानी कि या तो ये हो जाए या ये हो जाए या फिर ये हो जाए। जो व्यक्ति इन तीनों में से कोई भी एक शर्त पूरी करता होगा वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता है। भले ही फिर बनाया जाए या ना बनाया जाए वो अलग बात है, लेकिन उसके पास योग्यता है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की। अगर वो पहली शर्त, यानी कि पहली शर्त क्या है कि हाई कोर्ट में कम से कम उसने 5 साल तक जज का, 5 साल तक वो जज रहा हो, यानी कि उसको 5 साल के जज का अनुभव हो। ठीक, और दूसरा क्या है, 10 साल तक उसने या फिर वकालत करी हो हाई कोर्ट में ही। ठीक है, या तो अगर जज नहीं रहा हो तो या फिर 10 साल तक वो वकालत करी हो, वहाँ 10 साल हो गया, वहाँ 5 साल, ये ध्यान रखना। तीसरा क्या है कि राष्ट्रपति को खुद लगता है कि हमारे राष्ट्रपति की राय में लगता है, और राष्ट्रपति की राय का मतलब क्या है भाई मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को लगता है कि ये व्यक्ति ठीक है, पारंगत है इस चीज़ में, ये व्यक्ति पारंगत विधिवेत्ता है, यानी इसके पास ठीक सा डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट बोलती हैं, पारंगत विधिवेत्ता है, यानी कि राष्ट्रपति की राय में अगर कोई व्यक्ति पारंगत विधिवेत्ता है, यानी कि ठीक ठाक कानून का विशेषज्ञ है, तो राष्ट्रपति उसको सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता है। फिर हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट जज बना सकते हैं, तो जब सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं तो उसको महान्यायवादी बना सकते हैं। तीसरा वाला ग्रे एरिया है थोड़ा सा कि राष्ट्रपति की राय में, राष्ट्रपति को लग रहा है कि ये कानून का ठीक ठाक विशेषज्ञ है। अब क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, वो अलग बात होती है, वो राजनीति की बात आ जाती है। 2 ऊपर वाले समझ में आ रहा है कि भाई जज हो 5 साल तक या फिर आपको वकालत हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। अच्छा, अब हम आगे थोड़ा समझ लेते हैं कि ये क्या है। ये हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा ये सुप्रीम कोर्ट का यानी जो जज की योग्यता समझ में आ गई, यानी कि ये जो व्यक्ति ऐसी योग्यता रखते होंगे वो क्या बन जाएंगे, वो आ जाएंगे महान्यायवादी को, उनको बनाया जा सकता है। अब उनके बारे में थोड़े अन्य तथ्य पढ़ लेते हैं। अन्य तथ्य का मतलब क्या है, अदर फैक्ट्स, जैसे कि जो अन्य तथ्य में क्या है, पारिश्रमिक इनका है, जो पारिश्रमिक का मतलब होता है रेम्यूनरेशन, यानी कि जो आप श्रम करते हैं
तो उसको आपको बदले में एवज में उसको आपको कुछ पैसे दिए जाएँ या फिर कुछ भी ऐसा दिया जाए जिससे आप संतुष्ट हो कि अपने श्रम आपने जो किया उसके एवज में आपको कुछ मिले। तो अमूमन लोग पैसे ही चाहते हैं, ठीक है। तो यानी कि वेतन होता है, थोड़ा उसमें डिफरेंस है कि सैलरी फिक्स होती है कि आपके पास आएगी। तो इनका वेतन शब्द इनके लिए यूज़ नहीं किया गया, इनके लिए यूज़ किया गया कि पारिश्रमिक या फिर रिटेनर जैसा वर्ड। तो पारिश्रमिक का मतलब क्या हो गया, आपने जितना काम किया आप उतना श्रम ले लो अपना, यानी कि लेबर ले लो उतने हिसाब से, यानी कि पैसे ले लो। तो वो डिसाइड कौन करेगा, इनके पारिश्रमिक कौन डिसाइड करेगा, राष्ट्रपति, कि कितना इनको पारिश्रमिक दिया जाए इनके काम का। यानी कि पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है, किनका सॉरी भारत के महान्यायवादी का पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। ये बात हमें समझ में आ रही है। अब राष्ट्रपति ने क्या निर्धारित कर रखा है इनका पारिश्रमिक, तो उन्होंने कह रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के बराबर, यानी सुप्रीम कोर्ट को जज को जो वेतन मिल रहा है उनका वेतन फिक्स है। वहाँ पारिश्रमिक शब्द यूज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ तो वेतन मिल रहा है उनको, वेतन का मतलब मंथली सैलरी उनके अकाउंट में आ जाती होगी। यहाँ पर क्या इनको पारिश्रमिक दिया जा रहा है, तो इनको पारिश्रमिक कितना दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज के हिसाब से ये भी राष्ट्रपति ने तय कर रखा है। जैसे वैसे सब कुछ होता है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा उसको वेतन मिलेगा। उनका वेतन है 2.5 लाख रुपये प्रति माह, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन कितना है, 2.5 लाख रुपये प्रति माह, तो उनको वो मिलना ही मिल रहा है। इनका क्या है, ये राष्ट्रपति चेंज भी कर सकते हैं, ये राष्ट्रपति की इच्छा है, राष्ट्रपति चेंज कर दें कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर नहीं, हाई कोर्ट के जज के बराबर या किसी और के बराबर या मेरे बराबर, राष्ट्रपति के बराबर, मतलब कर सकते हैं ऐसा। हालांकि राष्ट्रपति तो सबसे टॉप के हैं, तो उनकी सैलरी तो ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। और राष्ट्रपति का मतलब बार बार मैं वही बोल रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत आते हैं। सिद्धांततः राष्ट्रपति हैं, व्यवहारिक कौन है, गवर्नमेंट जो चला रहे हैं, उसमें जो पीएम है, ठीक है। इस टाइम के लिए हम वर्तमान में बात करें तो मोदी जी। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इस टाइम इन्होंने डिसाइड कर रखा है आपको पारिश्रमिक कितना दिया जाएगा महान्यायवादी को। काफ़ी टाइम से ये चल रहा है और ये चलता रहेगा, कोई छेड़छाड़ होती नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन दे रखा है ना आपको, प्रैक्टिस करने का ऑप्शन दे रखा है, प्राइवेट प्रैक्टिस आप कर सकते हो, तो इसलिए किसी कोई दिक्कत नहीं। 2.5 लाख रुपये दो, 2 लाख रुपये दो या 3 लाख रुपये दो, जो पद की वैल्यू तो कम नहीं कर पाओगे आप। हम भारत सरकार के महान्यायवादी बोले जाएंगे तो उसमें कितना इज्जत सम्मान और क्या क्या विशेषाधिकार हमें मिल रहे हैं जो और लोगों को नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और साथ में प्राइवेट प्रैक्टिस भी करने को मिल रही है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, पारिश्रमिक समझ में आ गया, राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। अब हम समझ लें थोड़ा कि वेतन शब्द क्यों नहीं यूज़ करा गया, तो ये भी समझ लो कि वेतन शब्द क्यों नहीं यूज़ करा गया इनके लिए, इनका इतना वेतन दिया जाएगा। वेतन शब्द इसलिए यूज़ नहीं किया गया, इसलिए उपयोग में नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये कॉमा स्टार्ट किया, इन्वर्टेड कॉमा, ये क्लोज किया, पूर्णकालिक कर्मचारी यानी कि फुल टाइम काउंसिल, यानी कि पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं है। जो पूर्णकालिक कर्मचारी होता है जिसका काल फिक्स होता है, टेन्योर फिक्स होता है कि भाई 3 साल तक रहोगे या 5 साल तक रहोगे या 65 साल तक की आयु तक रहोगे, है ना। 5 साल या कार्यकाल, हमने देखा ना कि किसी का 5 साल कार्यकाल या 65 साल की उम्र, जो भी पहले हो जाए वो रिटायर हो जाएगा। तो ऐसे करके अपने कार्यकाल या रिटायरमेंट जो पूरी कर लो, यानी फिक्स आपका हो, उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलती रहेगी। इनका फिक्स नहीं है कि इनको राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं, ठीक, या सरकार कभी गिर सकती। तो अमूमन ये देखा जाएगा, परंपरा चली है कि जब भी नए मंत्रिमंडल का गठन होता है या मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र होता है या लोकसभा भंग होती है तो नई मंत्रिपरिषद चुनी जाती है, तो परंपरा अनुसार ऐसा देखा गया कि जो महान्यायवादी होते हैं वो भी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो सरकार के साथ साथ ये भी चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए इनका कोई फिक्स नहीं है कि कल सरकार गिर जाए, अभी मोदी जी की सरकार गिर जाए। हमें पता है इस टाइम एनडीए की गवर्नमेंट उससे चल रही है, गठबंधन से चल रही है, 240 सीटें आ पाई हैं, पूरी बहुमत नहीं मिल पाया बीजेपी सरकार को। तो एक हाइपर मान लें, अगर केस मान लें कि सरकार हट जाए तो इस टाइम सरकार गिर जाएगी, तो फिर से मतलब या तो लोकसभा में ही चुना जाएगा। अगर स्थिति ऐसी बन गई कि लोकसभा में कोई भी प्रधानमंत्री दूसरा नहीं चुना जा पा रहा राष्ट्रपति से, तो चुनाव की स्थिति बनेगी, तो यानी कि कोई नया प्रधानमंत्री दूसरा बनेगा फिर से। तो जब दूसरे प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो अपनी नई मंत्रिपरिषद बनाएंगे, तो जब नई मंत्रिपरिषद बनाएंगे तो ये इस्तीफा दे देते हैं। अमूमन ऐसा देखा गया, अब तक ऐसे चला आ रहा है, वो अपने हिसाब से नया महान्यायवादी चुनते हैं। तो जब ऐसा कुछ हो जाएगा तो फिर इनकी सैलरी की बात ही नहीं आ पाएगी यहाँ पर। तो इसलिए हमें ध्यान रखना कि ये कभी भी जा सकते हैं, तो इसलिए कोई फिक्स नहीं है। बनना होता है फिक्स है भैया, तो आपको चाहे सरकार ही ले चाहे कुछ हो, आपकी सैलरी फिक्स है। तो इसलिए पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं है, इसलिए वेतन शब्द का यूज़ नहीं किया है, ठीक। अब आप बताते हैं कि इनको पास एक क्या फ़ायदा है इनके लिए। यहाँ लिखा हुआ है प्राइवेट प्रैक्टिस, पहले मैं पढ़ दे रहा हूँ फिर हम लोग बात कर लेते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिख लेना, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन भारत सरकार के खिलाफ ना तो मुकदमा लड़ सकते और ना ही कोई कानूनी सलाह दे सकते। अब समझ लेते इसको है क्या, कि मैंने पढ़ इसलिए दिया कि अगर कहीं कुछ नहीं दिख रहा हो तो ऐसे। ये भारत सरकार के वकील कहलाएंगे, जो महान्यायवादी हैं वकील हैं, लेकिन इनको ये अनुमति कि आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो,
यानी कि देखो ऐसा बोला जाएगा कि मतलब एक हिसाब से अगर लेमन भाषा बताओ कि हमारी औकात नहीं है कि भैया हम आपको हायर कर पाएँ। आपको पता है कि आप कोई एक वकील हम लोग हायर करते हैं तो कितनी उसकी फ़ीस होती है, फिर एक वो हियरिंग की फ़ीस लेते हैं अलग से, जो अच्छे अच्छे वकील है टॉप लेवल के। अगर हम इंडिया के टॉप लेवल की बात भी करें वकीलों तो उनके तो बहुत बहुत हियरिंग है ना। जो कपिल सिब्बल हैं, हरीश साल्वे हैं, अशोक देसाई हैं, ये सब तो टॉप लेवल के वकील हैं। इन लोगों की हियरिंग, एक हियरिंग की जो 10-5 मिनट की हियरिंग होती ना, वो भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। थोड़ी देर की हियरिंग हुई, कुछ मिनट की, और उस टाइम उन्होंने कहा कि भाई अब अगली डेट पे मिलेंगे, अगली तारीख पे बात होगी। तो उस हियरिंग के 5 से 10 मिनट की हियरिंग के आसपास में वो 10-10, 15-15 लाख, इससे भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। वो तो कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं कि आपको भैया इससे ज़्यादा आप नहीं मांग सकते, वो मांग सकते हैं, इससे ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो वो एक महीने में कई रुपए, यहाँ पे आप 2.5 लाख रुपये महीने तय कर रहे हो, वो एक सेकंड मतलब एक 2-10 मिनट में कमा रहे हैं, इससे ज़्यादा कमा रहे हैं। तो अब जब उतनी हियरिंग कर सकते हैं, और ऐसे टाइम पे क्या होता है कि भाई आपको पूर्णकालिक सदस्य जब रखा जाएगा तो आप कहीं नहीं कर सकते हैं। यानी पूर्णकालिक होगे तो आप ध्यान रखना लाभ का पद आ जाएगा आपका। तो कई जगह होता है कि भाई आप लाभ का पद धारण नहीं करते हो, ये सब कर रहे हो, तो इनका जो पद है, इनका पद लाभ का पद नहीं है, क्योंकि पूर्णकालिक नहीं है। तो ये पूर्णकालिक नहीं है तो फिर इनको कह दिया कि भाई आप, हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम आपको इतनी सैलरी दे पाएँ कि आपको हियरिंग जब करेंगे आप इतना करेंगे। भारत सरकार के पास सही में ऐसा बजट नहीं है कि भारत सरकार इतने इतने महंगे वकीलों को हायर कर पाए। तो उनके लिए कह दिया कि हम आपको भैया इतना ही पारिश्रमिक दे पाएंगे, आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस अलग से करते रहो, आप केस लड़ो, किसी का हमें मतलब नहीं है। आप अमीर आदमी केस लड़ो। यानी मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस टाइम अंबानी का अगर एग्जांपल ले लें, क्योंकि उनकी चर्चा ज़्यादा होती रहती है अपने भारत में, पैसे और भी अमीर लोग पड़े हैं, ठीक है, लेकिन हम अंबानी का ले लेते हैं। अंबानी का कोई केस फंस रहा है कहीं पे, तो ये महान्यायवादी उनका केस लड़ सकते हैं, उनसे ले फीस अच्छी चार्ज करें, अपनी पूरी केस की फ़ीस तय कर लें, जो भी तय करना है, अपनी हियरिंग की फ़ीस कर लें। पर हियरिंग हम पर हियरिंग इतना पैसा लेंगे, आप लाखों रुपए लो, 20 लाख 50 लाख रुपए लो, तो भारत सरकार मना नहीं करेगी, टैक्स अपना देते रहो, हमें उससे दिक्कत नहीं है। तो टैक्स देते रहेंगे और कई हियरिंग करते रहें। आप प्राइवेट प्रैक्टिस बहुत सारी करो। प्राइवेट प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पर क्या है, यानी कि आप प्राइवेट केस लड़ो दूसरों को, कोई दिक्कत नहीं है आप तो। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है, कोई केस ऐसा नहीं पकड़ लेना आपको लड़ रहा है तो वो भारत सरकार के खिलाफ हो, कि मान लो अंबानी भारत सरकार की कुछ हो गई हो, अंबानी खूब पैसे देना चाह रहा है कि हम इतना पैसे देंगे, महान्यायवादी जी आ जाइए हमारे खिलाफ लड़िए, तो भारत सरकार के खिलाफ जहाँ केस होगा तो आप नहीं लड़ सकते वहाँ पर। भारत सरकार का तो केस खुद ही लड़ना ना आपको, तो आप अपोजिशन में भी कैसे पहुँच जाओगे। तो भारत सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकते, और केस तो लड़ ही नहीं सकते। भारत सरकार के खिलाफ आप कानूनी सलाह भी नहीं दे सकते। यानी कि जैसे मान लीजिए अंबानी जैसे कह दे कि भाई आपको जो है, आप केस तो नहीं लड़ रहे हैं हमारे तरफ से, क्योंकि आपके पास बाध्यता है, आप भारत सरकार के वकील हैं, तो आप हमारे तरफ कैसे लड़ सकते हैं, और हमारा केस तो उन्हीं के खिलाफ है। तो आप कम से कम, ये हमारा वकील है, इसको कुछ सलाह दे दीजिए कि कैसे कैसे क्या करा जाए, कौन से आर्टिकल उठाए जाएँ, कौन से क्लॉजेज ऐसे उठाए जाएँ जिसमें हमारी बात थोड़ी दम, हमारे वजन लगे हमारी बात में। तो ये हमारे वकील को सलाह दे दीजिए, या मुझे कुछ सलाह दे दीजिए, ताकि मैं अपनी बात कर पाऊँ वकील से, किसी दूसरा वकील चुन पाऊँ। तो आपको सलाह भी नहीं देनी है, भारत सरकार का जहाँ पक्ष हो रहा है उसके आप अगेंस्ट में कहीं पे ना तो कानूनी सलाह दे सकते हो, और ना ही उनके खिलाफ केस तो लड़ ही नहीं सकते। ठीक, ये बात समझ में आ रही। बाकी आप हाँ इतना कर सकते हो, राज्य सरकार के खिलाफ केस लड़ सकते हो। कोई राज्य सरकार है, उसको कोई मुकदमा है, किसी जैसे अंबानी ने, मान लो किसी राज्य, मध्य प्रदेश सरकार है, उसके ऊपर अंबानी से केस हो गया कोई, तो अंबानी जी हायर कर सकते हैं महान्यायवादी को, महान्यायवादी केस ले सकते हैं उनका, और राज्य सरकार के खिलाफ लड़ सकते हैं, अंबानी की तरफ हो जाएंगे और राज्य सरकार के खिलाफ केस लड़ सकते हैं। अच्छा पैसा बटोरे उनसे, अंबानी से, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी हियरिंग करें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा देखा जाता है, सैद्धांतिक तकनीकी तौर पर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सिद्धांत व्यावहारिक तौर पर ऐसा देखा जाता है कि भाई अगर मान लीजिए केंद्र में सरकार है जिसकी, और उसी सरकार राज्य की भी सरकार है, तो जनरली महान्यायवादी केस नहीं लड़ते हैं कि भाई क्यों लड़ें यार, मतलब केंद्र में भी सरकार इनकी सरकार है, तो जनरली नहीं लड़ते हैं। लेकिन तकनीकी तौर पर वो लड़ सकते हैं, भारत सरकार उनको रोकेगी नहीं, तो भारत सरकार रोकेगी नहीं, सीधे वो प्रसाद पर्यंत वाली बात है, चीज़ें चलती बनेगी, आप चलिए। क्योंकि पैसे उनको कुछ नहीं मिल रहा है इनके यहाँ से कि 2.5 लाख रुपए कितना है महीने में, उससे ज़्यादा कमा लेंगे प्राइवेट प्रैक्टिस। जब आप महान्यायवादी बन सकते हो, यानी कि आपकी एक वकालत में आपको एक अच्छी खासी रेपुटेशन बन चुकी है, तो ऐसा तो नहीं कि आपको कोई जानता ही नहीं है। तो इसलिए जो वकालत करने वाले व्यक्ति हैं, मतलब अगर उनकी बात करें पैसे पे देखा जाए तो उनके पास मतलब गिनती ही नहीं को कितना पैसा आ सकता है, कोई था ही नहीं कितना पैसा कमा सकते हैं। और कई बार देखते हैं कई वकील तो चटाई बिछा के भी अपना चलाते होते हैं। कहीं देखोगे आप, कहीं जो जाओगे छोटे कोर्ट्स में, तो एक छोटा सा केबिन डाल के बैठ गई, हमारा चैम्बर है, ये हो गया वो हो गया ना, तो वो भी चीज़ है। तो और किसी की चलती है वकालत चल जाती है तो कुछ क्या कहने, और नहीं चलेगी तब भी क्या कहने। तो ये बात समझ में आ रही है। तो इसलिए इनको कोई इतना फ़ायदा पैसे से तो नहीं है यहाँ पे कि भैया महान्यायवादी बन गया तो बहुत सारा पैसा मिल रहा है। इनको फ़ायदा है कई चीज़ों और चीज़ों में, कि भाई पद के गरिमा है, हमारा सम्मान अलग से किया, भारत के महान्यायवादी कहलाएंगे। तो ये बात तो ठीक है कि अगर व्यक्ति इतनी योग्यता रखता है महान्यायवादी बन जाएगा,
और पद से हटा दिया जाएगा तो अमीर अमीर लोग तो तब भी चुनेंगे कि भाई ये व्यक्ति है, भारत के महान्यायवादी रह चुके हैं, इनसे हमारा केस लड़ेंगे और लड़वाएंगे तो हम जीत भी सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, जितने पैसे मांगे हम उनको देंगे। तो इसलिए पैसों की बात नहीं है, बात है यहाँ पर पद की गरिमा की बात। तो इनको इसलिए लोग चाहते हैं, वरना कि पता चले कि आप ऐसा नहीं कर सकते, इतनी सारी चीज़ें रोक टोक होगी तो क्यों आए, 2.5 लाख रुपये मुझसे ज़्यादा कमा लेंगे वो। लेकिन ध्यान रखना कि प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो, उनको प्राइवेट प्रैक्टिस मिलती भी बहुत सारी, करते भी हैं। लेकिन भारत सरकार के खिलाफ ना तो मुकदमा लड़ सकते हैं और ना ही वो कानूनी सलाह दे सकते हैं, ये चीज़ समझना। और राज्य सरकार की बात आएगी जहाँ पे, तो राज्य सरकार के तकनीकी तौर पे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन व्यावहारिक तौर पर भारत के महान्यायवादी जब देखते हैं केंद्र और राज्य की सरकार एक जैसी तो नहीं लड़ते हैं कि भाई क्यों फिर पंगा मोल लें, हमें हटा दिया जाएगा, और हटा दिया जाएगा उसका डर नहीं है पैसे नहीं मिलेंगे। पद की गरिमा होती है वो चीज़ अलग बात होती है। तो ध्यान रखना, पद मुक्त करने की बात हम बताएं कि पद से हटाना है आपको तो 3 महीने का अग्रिम नोटिस आपको देना पड़ेगा, और बाकी एक तरीका ये है कि वो खुद से छोड़ दें। ठीक है, ऐसी बात है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि इनके कार्य क्या हैं, इनके काम क्या हैं। महान्यायवादी के तो काम है ये कि ये जो लिख रखा है भाषा का मतलब होता है भारत सरकार का, मतलब होता नहीं, मतलब मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख रखा है। तो न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष और भारत सरकार को कानूनी परामर्श, ठीक है, ऐसे समझ लीजिएगा। तो इनका कार्य क्या है, पहला कार्य जो मैंने लिखा है, 3 कार्य मोटे मोटे आपको ध्यान रखने। पहला कार्य क्या है, जो विभिन्न न्यायालय हैं अलग अलग, जहाँ में देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी केस होगा भारत सरकार के खिलाफ, हाई कोर्ट में भी केस हो सकता है, कई इलाहाबाद हाई कोर्ट है, बहुत सारे कोर्ट हैं, तो उन सारे कोर्ट में भी केस हो सकता है, हाई कोर्ट्स में भी। तो हाई कोर्ट में केस हो गया तब भी वहाँ पे ये जाएंगे महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट में हो रहा तब भी जाएंगे। तो जिस भी कोर्ट में केस हो रहा हो तो वहाँ पर भारत सरकार का पक्ष रखने ये पहुँचेंगे। ठीक, तो न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष रखेंगे, एक इनका काम ये है। तो पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है, भारत सरकार को कानूनी परामर्श देंगे, यानी भारत सरकार को भाई एक तो केस नहीं चल रहा है लेकिन फिर भी कोई भारत सरकार को डिसीजन लेना है, कोई ऐसा डिसीजन है जो कानूनी तौर पे ठीक ठाक, मतलब विशेषज्ञ चाहिए उसमें। जैसे आर्टिकल 370 हटाने की जो बात हुई थी, तो आर्टिकल 370 हटाने में क्या था कि वहाँ पे बहुत संविधान का कोई ठीक ठाक जानकार व्यक्ति चाहिए जो हर पेज को समझे, हर लाइन को अलग से समझे। तो ये बात भी तय है कि अकेले महान्यायवादी ने ऐसा नहीं करवा दिया, बहुत सारे वकील लगे, सब चीज़ें छड़ी लगी, ठीक सब किताबें पन्ने पलट रहे हैं, संविधान के एक एक चीज़ देख रहे हैं, ठीक से सब देख रहे हैं कि क्या क्या होगा, क्या क्या इसके कौन से निकलेंगे नतीजे, क्या निकलेंगे, सब कुछ देख रहे हैं। तो वो बात तो ठीक है, लेकिन कानूनी परामर्श तो चाहिए। बात आपको पता ही है कि मंत्री बनने के लिए योग्यता में जो एक योग्यता नहीं चाहिए सॉरी, मंत्री बनने की योग्यता में जो अलग योग्यता चाहिए, लेकिन जो एक योग्यता है वो नहीं चाहिए, वो क्या है, शैक्षणिक, यानी शिक्षक पढ़े लिखे नहीं होने चाहिए, है ना। तो वो तो है तो नहीं है, तो उनको इतनी जानकारी कैसे होगी, तो उनको जानकारी यही सब देंगे। तो कानूनी परामर्श से भारत सरकार को चाहिए होगी तो आप भाई हमें देने आ जाएं, ठीक है। या फिर आपको पता है कि भारत सरकार संसद में जब होती है, संसद में कोई कानून पर बहस हो रही होती है, तो उस टाइम कानून का विशेषज्ञ चाहिए, ठीक से संविधान का जानकार व्यक्ति चाहिए, तो वहाँ पर भारत सरकार को परामर्श देते हैं कि ऐसा ऐसा आपको करना चाहिए, ठीक है। ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम समझते हैं, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाने पर कोई अन्य कार्य। तीसरा कार्य हो गया ग्रे एरिया हो गया। ग्रे एरिया का मतलब होता है कि इसमें कोई निश्चित नहीं क्या। यहाँ पे लिखा है राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाने की कोई अन्य कार्य, राष्ट्रपति ने कोई अन्य कार्य सौंप दिया। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि झाड़ू पोछा लगवा रहे हैं। आपको देखा ना, पीएचडी की जब डिग्रियाँ लेते हैं तो पीएचडी की डिग्री के लिए थीसिस कर रहे हैं, उसमें फिर प्रोफेसर साइन ही नहीं कर रहा है, तो प्रोफेसर कई सौ प्रोफेसर हैं अपने घर का काम करवा रहे हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। तो ऐसा तो नहीं राष्ट्रपति जी ऐसा कुछ करवाएंगे भारत के महान्यायवादी से, लेकिन हाँ ये चांसेस है कि उनको जो भी काम सौंपा जाएगा, जैसे कानूनी परामर्श मांग लिया, ये व्यवहारिक तौर पर पता चलता है कि भाई आप उससे वही काम करवाइए जो उसकी फील्ड लिखा है, उसकी फील्ड से कनेक्टेड है, तो वही ऐसे काम करवाइए। तो सलाह मशवरा होता रहता है बाद में। जैसे हम पता है आर्टिकल 143 के तहत हमें पता है ना, सुप्रीम कोर्ट से भी सलाह मांग सकते हैं राष्ट्रपति जी, तो उससे उनसे सलाह मांगना, उनसे वहाँ पे पक्ष रखना अपना कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग रहे हो तो क्या, किस वजह से, किस पे मांग रहे हो, तो ये सब बात रखेंगे भाई राष्ट्रपति जी इस चीज़ पे सलाह मांग रहे हैं, उस चीज़ पे मांग रहे हैं, हमें कुछ ऐसा समझाइए। अब सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी, राष्ट्रपति जी को पता है आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं किसी टॉपिक पे जो लगता है महत्वपूर्ण विषय है, ऐसा प्रश्न। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा ऐसा करने की, उसमें बहुत क्लिष्ट भाषा, कठिन भाषा लगा दी, संविधान की कठिन भाषा उड़ेल दी राष्ट्रपति जी के आगे, यानी कि मंत्रिपरिषद के आगे, नहीं समझ में आया तो ये जो बैठे हैं महान्यायवादी, ये समझेंगे उनको, फिर ये समझाएंगे, इनका काम ये भी हो सकता है, तो राष्ट्रपति जी ये काम सौंप सकते हैं। तो ऐसे करके कोई और काम राष्ट्रपति जी, यानी ये 3 कार्य उनके, ये ध्यान रखना है आपको, ऐसे करके कोई और काम सौंप सकते हैं ना। शक्तियाँ देख लेते हैं, पावर समझ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है एक तरीके से, कि क्यों बनना चाह रहे हैं भाई महान्यायवादी, अगर कोई बन जाएगा तो मना भी कई बार नहीं करता है। तो क्या है, संसद के, ये मैं पढ़ दे रहा हूँ, संसद के सदन में अधिकार से भाग, यानी कि संसद के जो सदन है, राज्यसभा है, लोकसभा है,
उसमें अधिकार पूर्वक भाग ले सकते हैं। जैसे हमने मंत्रिपरिषद में देखा था कि मंत्रिमंडल में जो कैबिनेट मंत्री हैं वो कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल की जब बैठक होगी तो अधिकार पूर्वक भाग ले सकते हैं कि भाई मैं कैबिनेट मंत्री हूँ तो मैं मंत्रिमंडल की बैठक में बैठूंगा, ठीक है, और बैठते भी हैं, चाहे भले ही उनके मंत्रालय से संबंधित उस पर इस टाइम चर्चा परिचर्चा हो रही हो या नहीं हो रही हो, ठीक है। मान लीजिए शिक्षा मंत्रालय कोई परिचर्चा हो रही है, संस्कृति मंत्रालय उसमें बैठ सकता है, ठीक है, ऐसे हटाया नहीं जाएगा कि भाई शिक्षा की बात हो रही है, वित्त की बात हो रही है, वित्त में तो आ जाएगा, स्वास्थ्य की बात हो रही है तो संस्कृति मंत्रालय आपका क्या काम है, आप बैठ जाओ, ऐसे नहीं। कैबिनेट मंत्रालय का या मंत्री का ये अधिकार है कि वो वहाँ पे भाग लेगा मंत्रिमंडल की बैठक में। लेकिन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, वो अधिकार पूर्वक भाग नहीं ले पाएगा, उसके पास भी एक मंत्रालय है, ठीक है, लेकिन अधिकार पूर्वक वो भाग नहीं ले पाएगा। तो उसके लिए तभी बुलाया जाएगा जब उसके मंत्रालय से संबंधित कोई बात हो रही होगी, तब उसके लिए नोटिस देने के लिए बुलाया जाएगा, उसी बैठक के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन ऐसे ही इनको क्या है, सांसद जो होते हैं राज्यसभा के सांसद हैं, तो राज्यसभा के सांसद हैं वो राज्यसभा में अधिकार पूर्वक भाग लेंगे जब कोई बैठक हो रही होगी। लोकसभा के सांसद हैं लोकसभा में अधिकार पूर्वक भाग लेंगे जब कोई बैठक हो रही होगी। कोई हम आप लोग तो नहीं जा सकते कि भाई हम भी बैठक में बैठेंगे, ऐसे तो नहीं कर सकते, हम लोग सांसद नहीं हैं। और फिर हमने देखा कि मंत्री जो बन जाता है, मंत्रिपरिषद का जो मंत्री होता है वो संसद के दोनों सदनों में जाके बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन वोटिंग वो क्या कर सकता है, अपने ही सदन में कर सकता है, ये हम पीछे क्लास में देख चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये कि ये जो व्यक्ति है महान्यायवादी, ये सांसद नहीं है, लेकिन ये भारत के महान्यायवादी है, तो इनके पास एक अधिकार मिल गया इनको, जैसे ये भारत के महान्यायवादी बनेंगे ये देखो विशेषाधिकार मिल गया। इस वजह से व्यक्ति बनना चाहेगा, 2.5 लाख रुपये के चक्कर में थोड़ी ना है, वो तो प्राइवेट प्रैक्टिस करके आ रहे हैं। चक्कर ये है, ऐसी चीज़ें हैं कि इन चीज़ों में थोड़ा सा अलग गरिमा मिलती पद मिलती है। संसद की किसी राज्यसभा का बैठक हो रही है, राज्यसभा में भी जाके बैठ सकते हैं, लोकसभा में भी जाके बैठ सकते हैं, ठीक है। तो संसद के सदन में अधिकारपूर्वक ये भी नहीं कि हमें बैठ जाने दो या किसी सिफारिश लगवाई कि हम भी समझ लेते हैं चलो, क्योंकि ये चीज़ होती है ना, अभी क्या इसमें क्या लालच क्यों बैठे, काम बढ़ेगा। और वैसे तो सरकार जो सब कानून वगैरह बना रही है, सबके सरकार योजनाएं वगैरह बना रही है, तो ये सब जानने को मिलेंगी। अब आप जब प्राइवेट प्रैक्टिस करोगे तो उसमें ये सब यूज़ भी कर सकते हो, अपने दिमाग से यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ी ना, ऐसा नहीं कह सकते कि हम वहाँ पे देख के आए हैं गुपचुप ये बात हुई है वो सब बात हुई है, ऐसा तो नहीं। लेकिन आप अपने दिमाग से, आप अपना दिमाग चला के मैनिपुलेट करके चीज़ें समझ सकते हो कि संसद में बैठे इस पर चर्चा परिचर्चा हो रही है, विपक्ष में इतने तर्क रखे। हालांकि उन सब की आपका यूट्यूब पर आजकल सबको ऑनलाइन मिलता है, स्ट्रीमिंग मिलती है, ठीक है, लेकिन एक जो उस माहौल में बैठ के आप सीखोगे, जानोगे, समझोगे, वो एक अलग चीज़ होती है। तो ये चीज़ भी ऐसे निकाल सकते हैं, बाकी और भी फ़ायदे निकाल सकते हैं, इसलिए वो संसद के सदन में अधिकार पूर्वक भाग ले सकते हैं, ये अधिकार है उनका, ठीक है। ये मेन चीज़ अधिकार सब ध्यान रखना, एक होता है कि भाग ले सकते हैं, बुलाया आ जाओ बैठो अब जाओ, ऐसी बात नहीं है, उनके मन है, अधिकार है तो वो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता उनको, ठीक है। तो संसद के सदन की नियमावली में ऐसे उनको बता दिया गया। फिर क्या है, संसदीय समिति का सदस्य, यानी कि हमें पता है कि संसद कई बार पार्लियामेंट्री कमेटी बनाती है, यानी कि संसदीय समिति को कई बार टॉपिक दे दिया था, कोई बहुत मुद्दा होता है, पेचीदा मुद्दा होता है, जैसे वक्फ बोर्ड का अभी चला था रिसेंटली, जो वक्फ बोर्ड का मुद्दा चला था, तो संसद ने उसको पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी कि संसदीय समिति एक बना दी, अब ये इस पर जो डिसीजन लेगी उस पर बात होगी। हालांकि बाध्य नहीं होता है कि संसदीय समिति कोई डिसीजन ले और सरकार के ऊपर बाध्य होगा कि ऐसा करना पड़ेगा, तो अध्यक्ष ने ऐसा बता दिया समिति ने, लेकिन फिर भी कई बार संसद किसी टॉपिक पर नहीं बहस उत्तर कर पाती, नहीं लगता, तो एक समिति बना देती है कि भैया एक कमेटी हमने बना दी, इस कमेटी में अब अध्यक्ष चुन लिया और भाई आप इस पर डिसीजन लो इस चीज़ पे और निर्णय निकालो, और फिर हम देखते हैं क्या करना है इस पर, कि आपका निर्णय होगा। तो मतलब बाध्य नहीं होता सरकार को मानने के लिए, लेकिन हाँ फिर भी काफ़ी हद तक उसमें से दी जाती है, सिफारिशें देंगे ये लोग देंगे। तो संसदीय समिति जब बनती है तो संसदीय समिति में केवल सांसदीय व्यक्ति रखे जा सकते हैं, गैर सांसद व्यक्ति नहीं आएगा। कोई और चाहे कितना भी जानकार व्यक्ति क्यों ना हो किसी फील्ड में, उस फील्ड की टॉपिक की बात हो रही उसको नहीं उठाया जाएगा, तो सांसद को चुना जा रहा है। हाँ बाकी स्पेशल टर्म घुमा फिरा के ले सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या, संसदीय समिति में सांसद चुने जाते हैं। ये तो सांसद है नहीं महान्यायवादी, तो इनको भी तब भी सदस्य बनाए, इनको एक विशेष अधिकार ये मिल गया, देखो, यानी कि एक शक्ति इनकी क्या हो गई कि ये सांसद ना होकर भी संसदीय समिति के सदस्य बनाए जा सकते हैं, ये इनके पास। तो ये दूसरा ध्यान रखना, ठीक, यानी कि ऐसे स्टेट बनेंगे। एकमात्र पदाधिकारी कौन है जिसको संसदीय समिति का सदस्य बनाया जा सकता है, तो भारत के महान्यायवादी हैं। ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे, एकमात्र पदाधिकारी कौन है जिसको संसद के सदन में किसी भी सदन में बैठक में भाग लेने का अधिकार है, तो ये है, ठीक है। और चाहे वो संयुक्त बैठक भी हो रही है, राज्यसभा लोकसभा की अगर संयुक्त बैठक हो रही है, जॉइंट सिटिंग हो रही है, तब भी ये आ सकते हैं अधिकारपूर्वक कि हम भी बैठेंगे, ठीक। तो इनका अधिकार है, तो ये दो अधिकार समझ लिया। आगे हम और समझते हैं कि सांसद जैसे सारे विशेषाधिकार, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं, एक सीमा हल्की से दे दी गई है। बाकी क्या है कि सांसद को जितने विशेषाधिकार मिलते हैं, आपको पता है वेतन भत्ते जो चीज़ें मिलती हैं, वेतन को छोड़ते हुए पैसे वहाँ के बाद, लेकिन जो भत्ते हैं, जो जितने अधिकार हैं सांसद को कि भाई ये नहीं हो सकता आपके साथ, आपको
अरेस्ट है या गिरफ्तारी ये चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें उनके ऊपर जो नियम कानून को थोड़े ढीले दिए जाते हैं या फिर अमूमन करे नहीं जाते हैं, या फिर वही सब गाड़ी वाला सिस्टम है, या फिर जो वेतन भत्ते आपको मोबाइल का खर्चा है आपकी और आसपास की गाड़ी का पेट्रोलिंग खर्चा है, ये सब चीज़ें क्या संसद को जो विशेष अधिकार मिलते हैं। बाकी जो उनको अलग अलग जो भी विशेषाधिकार संसद के बारे में हम अभी सांसद के बारे में पढ़ेंगे, तो सांसद को जो विशेषाधिकार मिलते हैं यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, तो वो सब विशेषाधिकार इनको मिलेंगे, इनको भारत के महान्यायवादी को। ठीक है, और ये आर्टिकल 105 के क्रॉस 4 में ऐसी थोड़ी बहुत बातें कही गई हैं, याद करने के लिए तो नहीं है, बस खाली बताने के लिए जनरली आपको था कि ये कोई इससे क्वेश्चन नहीं आएगा कि मान लो कौन से आर्टिकल में, तभी खाली समझा दिया। और एक सीमा हल्की सी बता दी है आर्टिकल 88 के आसपास कि भाई आपको वोट डालने का अधिकार नहीं है, कि आप भले ही संसद के सदन में आप बैठ सकते हो, राज्यसभा में या लोकसभा में या फिर जॉइंट सिटिंग में, लेकिन आपको जब उसमें वोटिंग की बात होगी तब नहीं, तब आपको अभी पहले भाग लेने का मौका मिल रहा है, फिर आपको भाग लेने का मौका दिया जाएगा कि अब आप भागिए, अब आप वोट नहीं डाल सकते यहाँ पर। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी एक क्या है इनके बारे में कि सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार है इनको, यानी कि राइट ऑफ ऑडियंस, यानी कि इनको सुने जाने का अधिकार है। राइट टू ऑडियंस भी बोल सकते हैं कि इनको सुने जाने का अधिकार है। सुने जाने का अधिकार का मतलब क्या, भाई सुनने तो सबको अधिकार है। आर्टिकल 76 में ये थोड़ी सी बात कही गई है। जैसे ऐसा है कि जैसे हमें पता है कि हम जो कोई वकील होता है वो क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उस कोर्ट में, तभी उसका सुने जाने का अधिकार है, वरना कोर्ट में जज क्या कह सकता है। जैसे अमूमन तो जज वकील को जानते डेली आ रहे हैं डेली जा रहे हैं, जैसे होता है ना क्लास में एक स्टूडेंट है तो क्लास में स्टूडेंट डेली आ रहा जा रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होंगे तब भी जानना था टीचर की अच्छा तुम वो डेली आते जाते रहते हैं। तो डेली अगर कोई वकील आता जाता रहेगा तो जानता ही है जज अमूमन। लेकिन कोई नया वकील अचानक से आ जाए तो उनसे पूछेगा अच्छा आप जी कौन, तो बताएंगे सर मेरा नाम ये है। तो अच्छा आप किन के खिलाफ केस लड़ रहे हैं, किन के पक्ष में लड़ रहे हैं, तो इनके पक्ष में लड़ रहे हैं, इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसी बातें होंगी। बातें हो जाएगी आपको रजिस्ट्रेशन है इस कोर्ट में, नहीं है रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको सुने जाने का अधिकार नहीं है। यानी कि हम चाहे भले ही आप कितने भी अच्छे पक्ष रखें, कितना अच्छा तर्क रखें, लेकिन आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप रजिस्टर्ड नहीं हो यहाँ पर, आपको सुने जाने का अधिकार नहीं है, आप यहाँ पर केस नहीं लड़ सकते। ठीक, हटा दिया जाएगा उनको। वही चीज़ इनको है, इनको ये छूट है कि इनको अब वही व्यक्ति निकले कि जज साहब आप थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं, मेरा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं है लेकिन मैं भारत का महान्यायवादी हूँ। ठीक है, अमूमन जज जानते हैं, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि जज जानते हैं कौन भारत का महान्यायवादी, उनको इंट्रोडक्शन भी दिया जाता होगा। लेकिन फिर भी मान लो जज को लगे कि अच्छा आप कौन आ गए, भैया आपका रजिस्ट्रेशन नहीं, तो आपको सुने जाने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब वो कहेंगे मैं भारत का महान्यायवादी हूँ, तब वहाँ पर कह देंगे अच्छा आपको तो आर्टिकल 76 में बहुत सारे विशेष अधिकार सब अच्छे से मिले हुए हैं, तो आपको जितने सारे अधिकार मिले उसमें आपको एक ये भी अधिकार मिला है कि आपको सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार है। यानी कि हर न्यायालय में उनको सुने जाने का अधिकार है, यानी कि वो हर न्यायालय में उनका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कि इनका रजिस्ट्रेशन हो इसमें और वहाँ पे हो, क्योंकि वो भारत सरकार के वकील हैं। कभी तेलंगाना भागना पड़ा, कभी आंध्र प्रदेश भागना पड़ा, कभी मध्य प्रदेश भागना पड़ा, ठीक है, कभी नागालैंड, इधर कोई सब जगह जाना पड़ रहा है, हर जगह देखना पड़ रहा है, तो हर जगह वो रजिस्ट्रेशन कराते थोड़ा फिरेंगे। इसलिए उनको एक अधिकार दे दिया गया कि आपको सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार है, बस सीधे आप जाओ पक्ष को और आ जाओ, बात करो, ख़त्म करो, रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रक्रिया सब छोड़ो। तो इसलिए सुने जाने का अधिकार का मतलब ये है, वरना तो सबको ही होता है कि भाई सरकार बुलाती जिसका कराया तो सबको कटघरे में सबकी पक्ष रखने का वो होता है। लेकिन यह वकील की बात हो रही है, वकील में थोड़ा अलग प्रोसेस होती है। कोर्ट के एक नियम कानून है कि यानी कम से कम कोई व्यक्ति वही केस लड़े जिसके पास LLB डिग्री हो, हर कोई नहीं लड़ सकता। ठीक है, चाहे भले ही उसको पास कानून का विशेषज्ञ कितना हो, बहुत अच्छे टर्म्स यूज़ कर रहा हो कि भाई ये आर्टिकल में ऐसा लिखा है, वो आर्टिकल में ऐसा लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ये दिया था पहले, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में निर्णय ये चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ड्यूरिंग में ये प्रोसेसिंग चल रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने या इन हाई कोर्ट ने सब निर्णय दिए। कितना भी जानकार हो, आपके पास LLB की डिग्री है नहीं है तो आप केस नहीं लड़ सकते। ठीक, और आपके पास उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं तो आप उस कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते। लेकिन ये क्या है, इनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तब भी इनको सुने जाने का अधिकार है। सुने जाने का अधिकार का मतलब आप समझ लीजिए ना। ठीक है, वरना कोई व्यक्ति किसान है तो उसको भी उसके खिलाफ कोई केस लड़ा रहा है तो उसको सुने जाने का अधिकार है, जज उसकी बात सुनेंगे। लेकिन वो वकालत करने नहीं आया, वो खाली अपने पक्ष रखने आया, वो वाला उस कटघरे में। तो वकील यहाँ पर जो महान्यायवादी कटघरे में थोड़े ना आएंगे। ठीक है, तो महान्यायवादी को सुने जाने का अधिकार है, हमें ये तो समझना है। ये पद यहाँ पे समाप्त हो गया। महान्यायवादी से और चीज़ें नहीं बन सकती क्वेश्चन। ठीक है, इतने जो बनने लायक हैं वो ऐसे घूम फिर के यहीं से बनते हैं। अब हम थोड़ा सा हल्का सा ब्रिटेन से तुलना कर लेते हैं, थोड़ा सा बस खाली एक्स्ट्रा नॉलेज जानने के लिए, अमूमन थोड़ा सा और लोगों से ज़्यादा जानने के लिए, वरना उतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, इससे क्वेश्चन बनाने में बन सकता है, तो आप अछूते नहीं रहेंगे जब अगर क्वेश्चन आएगा। तो वो क्या है समझ लेते हैं, ब्रिटेन से तुलना समझ लेते हैं कि थोड़ा सा वहीं से प्रभावित होकर ये पद हमने बनाया था। हमें पता था, सब आपको पता है, ये संविधान निर्माता ने सब संविधान पढ़े, सब देशों के अलग अलग पढ़े, तो उनसे जहाँ जहाँ जो अच्छी बातें थी उठाया और तार्किक तौर पे उनको अपने संविधान में परोसा, अच्छे से संकलित किया।
तो यहाँ पर क्या है, ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में भी महान्यायवादी हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन में जो महान्यायवादी है वो जो पद है वो एक राजनीतिक पद है, यानी कि वो राजनीतिक पद का मतलब क्या हुआ, ये लिखा राजनीतिक पद है। दूसरे नंबर पे लिखा है विधि मंत्री ही महान्यायवादी होता है वहाँ पे। तीसरे नंबर पे लिखा है मंत्रिमंडल के साथ ही कॉमा लिखा आना कॉमा जाना, यानी क्या हुआ, तो राजनीतिक पद है वहाँ पर क्या है, यानी कि यहाँ पर जो महान्यायवादी का पद है वो एक कार्यपालिका का अंग है, कार्यपालिका के आप साथ काम कर रहे हो। लेकिन वहाँ पर राजनीतिक पद है, यानी कि जो विधि मंत्री हैं, जो विधि मंत्री चुने जाएंगे उन्हीं को वो महान्यायवादी ही होंगे, उनको महान्यायवादी को विधि मंत्री बना दिया जाता है, लॉ मिनिस्टर वहाँ बना दिया जाता है। यानी कि जो लॉ मिनिस्टर हैं, जो विधि मंत्री हैं वहाँ के, उन विधि मंत्री को ही महान्यायवादी बना दिया जाता है, या महान्यायवादी बनने की जो व्यक्ति योग्यता रखता हो उस योग्यता वाले व्यक्ति को आप विधि मंत्री बना देते हैं। आपका मतलब ब्रिटेन वाले लोग, ठीक, ये बात समझ आ रही है। अब वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जब मंत्रिमंडल जो बनती है तो मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उस मंत्रिमंडल में अलग अलग मंत्रालय दिया जाता है कि भाई आपको ये मंत्रालय, आपका ये मंत्रालय, आपका मंत्रालय, तो एक को विधि मंत्रालय दिया जाएगा। तो जिसको विधि मंत्रालय दिया जाएगा तो वो तो महान्यायवादी होंगे। तो मंत्रिमंडल के साथ में विधि महान्यायवादी आते हैं। और मंत्रिमंडल जब हटता है, यानी कि जब त्यागपत्र होता है, मंत्रिमंडल का त्यागपत्र दिया जाता है, नई मंत्रिमंडल चुनी जाती है, तो मंत्रिमंडल के साथ ही चले भी जाते हैं। यानी कि मंत्रिमंडल के साथ ही आना होता है इनका, मंत्रिमंडल के साथ ही जाना होता है। यानी कि मंत्रिमंडल के जो अन्य कैबिनेट के मंत्रालय हैं, ठीक है, यानी कि जब वो उनका त्यागपत्र होता है उनको भंग करा जाता है, उनका बहुमत नहीं रह पाता किसी वजह से, जब वो हटती है मंत्रिमंडल, तो ये महान्यायवादी भी हट जाएंगे, क्योंकि ये भी राजनीतिक पद में तो जुड़े हैं विधि मंत्री, तो ये भी हट गए, तो ये जमे नहीं रहेंगे। जबकि भारत में उसके थोड़ा सा अपोजिशन में क्या है, आप समझ लेते भारत को कि राजनीतिक पद तो नहीं है, भारत में क्या है, कार्यपालिका का अंग है, ठीक है। मैं ध्यान रखता कि कोई राजनीतिक पद नहीं है। फिर क्या है, वैसे विधि मंत्री लिख रखा है कि विधि मंत्री, इसमें लिख दो सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं भारत के, यानी कि ठीक है राजनीतिक पद नहीं है लेकिन ये सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं। यानी कि जब भारत सरकार को अगर विधि से संबंधित कोई सूचना लेनी है, कोई परामर्श लेना है, तो इनको देखेंगे, इनसे बात करेंगे। वहाँ पर क्या विधि मंत्री से ही बात कर लेंगे, मंत्रिमंडल सीधे मंत्रिमंडल जाएगा विधि मंत्री के पास कि बताओ भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो तो उनकी सरकार का ही व्यक्ति है। यहाँ पर क्या है, सरकार को जरूरत पड़ेगी तो सरकार इनके पास जाएगी कि भाई परामर्श दो, जाएगी नहीं बल्कि बुलाएगी कि आओ परामर्श दो, ठीक। तीसरा क्या है, जो यहाँ पर मंत्रिमंडल के साथ ही इनका आना और जाना तय हुआ था, क्योंकि आप सरकार में ही हो भैया, मंत्रिमंडल बनी तो आप भी बन गए, विधि मंत्री बन गए, आपको मंत्रालय दे दिया गया, मंत्रिमंडल हटी तो आप भी हट गए संग में। भारत सरकार में ऐसा क्या है, भारत सरकार में क्या है कि मंत्रिपरिषद जो चुनी जाती है, मंत्रिपरिषद बनती है, अब मंत्रिपरिषद अलग से एक महान्यायवादी को चुन लेती है कि भाई ये महान्यायवादी बन गया। यानी कि क्या हुआ, ऐसा समझो। अब मैं थोड़ा ये गायब कर दे रहा हूँ, अगर कहीं आपको लिखने में दिक्कत हुई होगी तो पीछे से एक बार देख लेना। यानी कि ये मंत्रिपरिषद बनी, ये मंत्रिपरिषद है भारत सरकार की, ठीक। अब इन्होंने यहाँ से मायावादी, ये जो है महान्यायवादी को यहाँ से उठाया कि भाई आप महान्यायवादी कहलाएंगे, ठीक है। यानी कि ये सरकार से बाहर के हैं और मंत्रिमंडल से बाहर के हैं, सरकार यहाँ है और सरकार से बाहर के वकील हैं। अब जब सरकार गिर रही है नहीं गिर रही है अलग बात है, सरकार गिर गई तो ये हट गई सरकार, तो ये तब भी बने रहेंगे। लेकिन और नया मंत्रिपरिषद जब चुनी जाएगी, नया मंत्रिपरिषद आ रही है, तो ये मंत्री इनके महान्यायवादी रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अमूमन परंपरा अनुसार ऐसा देखा गया। और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर उसमें चलो ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में क्या ये जो मंत्रिपरिषद है इसी के अंदर ही महान्यायवादी, तो जब महान्यायवादी इसी के अंदर हैं तो जब ये सरकार हटेगी तो फिर क्या है वो भी हट जाएंगे। अभी क्या भारत में क्या है, भारत में ये मंत्रिपरिषद सरकार है और यहाँ पर महान्यायवादी है, तो सरकार हटेगी तो तब भी वो नहीं हटेंगे। लेकिन परंपरा ऐसी देखी गई, नेहरू जी के टाइम से देखी गई है कि हालांकि जब नेहरू जी की सरकार बनी थी तो नेहरू जी ने ऐसा प्रस्ताव रखा था कि भाई जो महान्यायवादी का पद है उसको भी राजनीतिक पद कर दिया जाए, लेकिन फिर स्वीकृति नहीं मिली इस चीज़ को, उन्हें कि नहीं इनको अलग ही रखा जाए, राजनीतिक पद नहीं करा जाए, तो कुछ अलग उस टाइम की बातें रही होंगी। बस इतना ध्यान रखो कि भारत सरकार में परंपरा ये रही है कि जब भी क्या होता है कि ये जो मंत्रिपरिषद है ये हटेगी, न्यू मंत्रिपरिषद आएगी, नई मंत्रिपरिषद आएगी, न्यू लिख दे रहा हूँ, नई मंत्रिपरिषद आएगी, तो ये परंपरा के अनुसार ऐसा देखा है कि ये अपना खुद इस्तीफा दे देते हैं, स्वेच्छा से इस्तीफा दे देते हैं कि भाई ये जो महान्यायवादी है अपना इस्तीफा देते हैं, उन्हें कहे कि भाई मैं अपने आप हट जा रहा हूँ, क्योंकि पता ही आपको ये भारत सरकार का पक्ष रखते हैं हर जगह केस में जाके, तो हो सकता है अपोजिशन जो पार्टी होगी जो चुन के आएगी अगली बार, हो सकता है अपोजिशन पार्टी चुन के आएगी, तो अपोजिशन पार्टी के खिलाफ बहुत सारे केस लड़े होंगे इन्होंने कि इनके पक्ष में अपोजिट पार्टी है। अब ये पार्टी आएगी तो ये तो भाई अपना वकील तो नहीं रख सकती, क्योंकि अपना वकील तो चुनने की आपको इच्छा है कि आप तो यही चाहो कि मेरा वकील मेरे मनपसंद का हो, वो मेरे पक्ष में ही लड़े कोशिश करे। तो यहाँ पर क्या है, भारत सरकार ने अपना वकील चुन लिया इनको, अब इस वकील ने भारत सरकार के पक्ष में बहुत सारे केस लड़े, हो सकता है उसमें जो नई मंत्रिपरिषद जब चुन के आएगी उनके खिलाफ कोई केस लड़ा हो, तो जब ये मंत्रिपरिषद चुन के आएगी तो ये मंत्रिपरिषद ये वकील थोड़ी ना रख लेगी अपना, उन्हें पता है ये तो भाई हमारे खिलाफ लड़ चुकी है, तो वो अपना नया वकील चुनेंगी,
तो इसीलिए क्या पता है, इनको पता है कि भाई देखो मुझे चुनेंगे ही नहीं, हटा दिया जाएगा कि मुझे हटा दिया, मेरे पास नोटिस आएगा कि भाई तुम्हें निकाला जाता है, तुम अपना काम देखो। तो इसलिए वो खुद ही इस्तीफा दे देते कि भाई मंत्रिपरिषद ये भंग हो रही है, हट रही है, लाओ मैं भी अपना इस्तीफा दे दूँ, इन्हीं के साथ मैं भी चला जा रहा हूँ। ये मतलब तय नहीं है, ऐसा फिक्स नहीं है कि जैसे हमने ब्रिटेन में देखा, ब्रिटेन में क्या है, सरकार हटी क्योंकि वो राजनीतिक पद है तो वो खुद ही वो भी हट जाएगा अपने आप, स्वतः अपने आप ही हट जाएगा, उसे हटने की जरूरत नहीं, इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ सरकार जा रही, जाने दो, टाटा बाय बाय, आप रुके रहो, आप रुक सकते हो, अगली मंत्रिपरिषद आपको चुन सकती है, ठीक है, अगर आपने निष्पक्षता रखी इतनी सारी। लेकिन नहीं होता है, ये खुद इस्तीफा देते हैं क्योंकि इतना पता है कि हमें भारत सरकार पक्ष रखते रखते इतना रखा हमने पक्ष कि ये जो नई मंत्रिपरिषद आई को है तो सब नेता ही होगा, तो ये वही होंगे कि हम हटाएंगे, अब तुम निपटो, तो इसलिए वो इस्तीफा दे देते पहले ही इनको निकालने की गरियाएँ, इससे पहले हम निकल जाए। तो इसलिए जो ये व्यक्ति ये दूसरा नया महान्यायवादी चुनेंगे, ये बात समझ आ गई। तो परंपरा अनुसार क्या है लिखा हुआ है, परंपरा अनुसार नए मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही खुद ही पद से इस्तीफा दे देते हैं, यानी कि पता है कि भाई वो हमें वकील रखेंगे नहीं और हमें और उल्टा सुनने को और मिलेगी कि जब तुम उनकी सरकार में थे बहुत। हालांकि इनका कोई कार्यकाल तो है नहीं कि भाई फिक्स है कार्यकाल, 6 महीने के बाद तुम हो जाओगे, 3 साल बाद के बाद हो जाओगे, ये रह सकते हैं। अगर इन्हें अच्छा लग रहा है, बाद में हो सकता है कि भाई ये सरकार चुनी गई है तो बीजेपी की, मान लो ऐसे मैं एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ये बीजेपी की सरकार थी और अगली वाली भी आपको पता ही है, अगर इस महान्यायवादी को पता है कि 101% बीजेपी की सरकार ही आ रही है फिर से, और मोदी जी ही यहाँ पे प्रधानमंत्री थे, मोदी जी ही प्रधानमंत्री है, मोदी जी मुझे यहाँ पे बहुत पसंद करते हैं, तो ये मंत्रिपरिषद हटी तो हो सकता है ये इस्तीफा ना दें, अगली बार मोदी जी फिर को इनको रखें कि मत दो इस्तीफा, हम तुम्हें चुन लेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि इनको हटा तो वो नहीं हटेगा, क्योंकि पता है जब ये चुने जाएंगे। लेकिन जब पता है कि भाई लड़ सकता है कोई, मुझे हटा सकता है, तो इस्तीफा दे देते हैं कि इस्तीफा दे दो, क्योंकि इस्तीफा दे दिया ये थोड़ा ना कि पुनर्निर्वाचन नहीं हो सकता, इस्तीफा दे दिया आपको फिर से चुन लिया जाएगा। अगर आपकी सरकार फिर से आ गई, उन्हीं की सरकार, आपकी मतलब बीजेपी की, ठीक है, तो उनकी सरकार आ गई तो इसलिए फिर से उनको चुन लिया जाएगा। तो परंपरा ऐसी देखी गई है कि इनको बाध्यता नहीं, जैसे इसमें तो बाध्यता कि आप मंत्रिमंडल हटा तो आपको हटना ही पड़ेगा क्योंकि आप भी राजनीतिक पद हो, तो इसलिए आपको हटना पड़ेगा, यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, ठीक। तो इतना महान्यायवादी के बारे में था। अब हम अगली क्लास में क्या समझेंगे, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, वो हम पढ़ेंगे, और फिर हमारा कार्यपालिका थोड़ा लगभग समाप्त हो जाएगा, फिर हम राज्य की कार्यपालिका की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि राज्य की कार्यपालिका में जैसे हमने केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति पढ़े, वहाँ राज्यपाल पढ़ लेंगे, ठीक है, प्रधानमंत्री पढ़े वहाँ मुख्यमंत्री पढ़ लेंगे, यहाँ पर ऐसे पढ़ा तो वहाँ अधिवक्ता पढ़ लेंगे, ऐसी कर चीज़ें पढ़ेंगे, थोड़ा और क्लियर, क्योंकि अभी पढ़ लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमें और ज़्यादा कनेक्शन चीज़ें रहेंगी, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।